नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिरर थ्योरी और मैं बांग्लादेश के बारे में वो कहानी सुनाऊंगा। बांग्लादेश के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा जो या तो बांग्लादेशी भूल चुके हैं या तो विश्व के देश भूल चुके हैं। मैं बात करूंगा बांग्लादेश के इतिहास के बारे में। बांग्लादेश कैसे बना और आज बांग्लादेश यहाँ तक कैसे पहुँचा। बांग्लादेश आज इस स्थिति में कैसे पहुँच गया कि वो भारत विरोधी नारे, हिंदुओं के प्रति अत्याचार, हिंदुओं की हत्याएं और आज बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की संख्या 1947 के आंकड़ों के हिसाब से घटती जा रही है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में टीपू सुल्तान की हत्या के बारे में। हम बात करेंगे उस्मान हादी जिसने बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव सेट किया, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया। यह वीडियो भावनाओं पर आधारित नहीं है, यह वीडियो तथ्यों, आंकड़ों और तारीखों पर आधारित है। बांग्लादेश का इतिहास जो वैश्विक इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय की तरह है और ना इस अध्याय को कोई पढ़ना चाहता है, ना इसके बारे में कोई बात। कहानी है 25 मार्च 1971 की, जब पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करती है। ऑपरेशन सर्च लाइट क्या है? ऑपरेशन सर्च लाइट इतना खौफनाक क्यों है? ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में लोग बात क्यों नहीं करना चाहते? आज उसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तानी सेना का यह ऑपरेशन हत्या, नरसंहार, जातिगत हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए कुख्यात है। अब हम ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। 1970 में पाकिस्तानी आम चुनाव कराए जाते हैं जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग की पार्टी बहुमत में आती है। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है ये स्वायत्तता चाहती थी और स्वतंत्रता चाहती थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जनरल याह्या खान और जुल्फिकार भुट्टो सत्ता का हस्तांतरण नहीं चाहते थे क्योंकि वो मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान में सत्ता से वंचित रखना चाहते थे। मार्च 1971 के आसपास की बात है जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में एक वार्ता शुरू होती है और वार्ता विफल हो जाती है। सैन्य कार्रवाई करने का विचार बनाती है और मुजीबुर रहमान, आवामी लीग पार्टी और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसके आवाज़ को दबाना चाहती है। और इसके लिए जो ऑपरेशन तैयार किया गया उसी को नाम दिया गया ऑपरेशन सर्च लाइट। और यह योजना 22 फरवरी 1971 को तैयार होता है जिसमें दो प्रमुख जनरल होते हैं, मेजर जनरल खादिम हुसैन रजा, मेजर जनरल राव फरमान अली। इनके द्वारा इस ऑपरेशन की कमान लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, जिसे बांग्लादेश का कसाई भी कहा जाता है, उसके हाथों में सौंपी जाती है। और उसका मुख्य उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद को पूरी तरीके से कुचल देना था। और इस घटना की शुरुआत 25 मार्च 1971 की रात 11:30 से ढाका से शुरू किया जाता है जिसमें नरसंहार, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस घटना में शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ढाका विश्वविद्यालय पर हमला किया जाता है जिसमें छात्रों, प्रोफेसरों की हत्याएं की जाती है। हर उस बुद्धिजीवी की हत्या की जाती है जो बांग्लादेश के बारे में सोचता है, जो बांग्लादेश के बारे में बोलता है। पाकिस्तानी सेना ने हर उस आवाज़ को दबा दिया, हर उस आवाज़ का दमन किया जो इस ऑपरेशन के रास्ते में आ रहे थे, चाहे वो पुलिस हो, सेना हो या आम लोग हों। और इस घटना को अंजाम देते हुए हिंदू बाहुल इलाकों में हिंदुओं की हत्या, आवामी लीग के समर्थकों की हत्या और जन सामान्य और बुद्धिजीवियों को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना द्वारा एक ही रात में 7,000 से 1 लाख लोगों की हत्या की गई। और इस ऑपरेशन का पाकिस्तानी सेना द्वारा विस्तार किया जाता है और मार्च से लेकर के मई 1971 तक ये ऑपरेशन चलता ही रहा। इसके चलते मुख्य इलाकों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा किया जाता है, ग्रामीणों को कुचला जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कब्जा किया जाता है। इस ऑपरेशन में होने वाली हत्याओं की अगर आंकड़ों की बात करें तो 3 लाख से 30 लाख तक जो बांग्लादेश सरकार के द्वारा क्लेम किया जाता है, इतनी हत्याएं की गई। 3 से 4 लाख
महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए और कम से कम 1 करोड़ शरणार्थियों का पलायन भारत की तरफ हुआ। इस पाकिस्तानी सेना के इस ऑपरेशन ने बंगालियों को और ज़्यादा भड़काया और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एकजुट होने का हौसला दिया। उन्होंने किसी भी कीमत पर पाकिस्तान खुद की मुक्ति सुनिश्चित की। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी सेना को सहयोग दिया, समर्थन दिया, प्रशिक्षण दिया। दिसंबर 1971 में 13 दिन के चले भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और इससे नया देश बांग्लादेश के रूप में जन्म लेता है। भारत के इस सहयोग के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने भारत को बांग्लादेश का सबसे बड़ा मित्र घोषित किया था। अब हम बात करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ रही दूरियां। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ रहे दूरियों के कारण बांग्लादेश में अवामी लीग को नेतृत्व देने वाली शेख हसीना बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद थी। तब तक भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बहुत मजबूत रहे, क्योंकि अवामी लीग की सरकार आज से नहीं, सन 1971 से भारत समर्थक रही है। क्योंकि भारत ने 1971 में हो या आज के समय में हो, भारत ने बांग्लादेश को हर संभव मदद की। 5 अगस्त 2024 में एक घटना घटती है जिसमें शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देती हैं और बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा और उसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सरकार को गिरने और गिराने के कुछ मुख्य वजह हैं, जिस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के मुख्य कारणों में रहा छात्र आंदोलन, पुलिस और सुरक्षा बलों की शक्ति और लोकतंत्र पर सवाल, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। छात्र आंदोलन सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों का एक बड़ा आंदोलन होता है और यह आंदोलन जल्द ही राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लेता है और प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मियों और सेना के द्वारा जो सख्ती बरती जाती है, उससे ये मामला और भी बुरे स्थिति में पहुंच जाता है। बांग्लादेश में हसीना सरकार के खिलाफ विपक्ष का बहुत ही लंबे समय से ये आरोप रहा है कि हसीना सरकार चुनावों में गड़बड़ी करती है, जिस कारण वो एक लंबे समय से सत्ता पर काबिज हैं। शेख हसीना पर यह भी आरोप लगता है कि इन्होंने मीडिया की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों की आलोचना हमेशा उनके द्वारा की जाती रही है। और एक और बड़ा मुद्दा, अमेरिका, यूएन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का हसीना के ऊपर मानवाधिकार को लेकर के एक बहुत बड़ा दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण अंततः शेख हसीना को विवश होकर के 5 अगस्त को शेख हसीना को अपना इस्तीफा दे देना पड़ता है। इसके बाद अंतरिम सरकार के गठन की कार्यवाही तेज होती है और इसी प्रक्रिया में बांग्लादेश में एक अंतरिम गवर्नमेंट के संरक्षक के रूप में मोहम्मद यूनुस की एंट्री होती है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मोहम्मद यूनुस के बारे में भी जानना चाहेंगे। हमें मोहम्मद यूनुस के सोच के बारे में समझने की जरूरत है। आखिर मोहम्मद यूनुस सोचता क्या है? बांग्लादेश में राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है, अंतरिम सरकार की मांग चलती है। यूनुस को अंतरिम गवर्नमेंट के सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। यूनुस को 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। यूनुस को जिस तरीके से 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 2025 में उसने उतनी ही अशांति बांग्लादेश में मचा रखी है। और मोहम्मद यूनुस के बारे में सबसे खास बात यह है कि मोहम्मद यूनुस को यूएन का और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का नैतिक समर्थन मिला हुआ है कि वो बांग्लादेश में जितनी अराजकता फैला सकता है फैलाए। भारत के खिलाफ जिस तरीके का नैरेटिव सेट करना चाहता है कर सकता है। इसी मोहम्मद यूनुस की सरकार में उस्मान हादी नाम का एक अराजक तत्व पैदा हुआ। एक्चुअली हमें अब इसके बारे में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अध्याय समाप्त हो चुका है। मैं वैसे किसी की हत्या का समर्थन नहीं करता। उस्मान हादी को बांग्लादेश में एक छात्र नेता और छात्र नेता के आंदोलनकर्ता के नेतृत्व के रूप में देखा और दिखाया गया। छात्र आंदोलन के पीछे उसका सबसे बड़ा मकसद
वो था भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देना, और उसने वही काम किया। उसने कई ऐसे पोस्ट किए जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से बांग्लादेश के हिस्से के रूप में दिखे। काम था भारत विरोधी प्रोपेगेंडा तैयार करना, भारत के विरोध में बांग्लादेशियों के बीच में नैरेटिव सेट करना, भारत को इस तरीके से उकसाना कि भारत कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे वैश्विक मंच पर भारत की छवि खराब हो। उस्मान हादी जैसे लोग अपने इतिहास से कोई सीख नहीं लेते। उन्होंने शायद अपना इतिहास नहीं पढ़ा है कि 1971 में बांग्लादेश के साथ क्या हुआ। मैंने अभी आप लोगों को बांग्लादेश के इतिहास के बारे में बताया था। एक आंदोलन के दौरान उस्मान हादी को कुछ अज्ञात लोगों ने जो है वो गोली मार दी, जिसके बाद 18 दिसंबर 2025 को उसकी मौत हो जाती है, और इसके लिए भी भारत को दोषी ठहराया जाता है। उसके बाद उस्मान हादी के समर्थकों में और भी खलबली मच गई, और भी भारत विरोधी नारे लगने लगे, लेकिन इससे भी भारत का कुछ किया नहीं जा सकता। भारत इस पर कोई कड़े एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, वो समय आने पे पता चलेगा। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदू विरोधी तत्व बांग्लादेश के ऊपर ही हावी हो रहे हैं। इसी कड़ी में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी जाती है कि वो एक हिंदू था, और उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसने इस निंदा की। इसके कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं है। बांग्लादेश में ये अराजक तत्व इस स्तर तक गिर चुके हैं कि इन्हें यह भी नहीं पता वो हिंदू होने से पहले एक बांग्लादेशी था। ये अपने ही घर को, अपने ही जड़ को इस स्तर से काट रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो एक बेटी का पिता है, घर में इकलौता कमाने वाला है। लेकिन बांग्लादेशी इस तरीके से अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने पहले उसकी पीट पीट कर हत्या की, उसके लाश को सड़क पर सबके सामने फूंक दिया गया। और इस समय बांग्लादेश में जो सरकार है वो ऐसे लोगों का समर्थन करती आ रही है। बांग्लादेश में जो इस समय कानून व्यवस्था है वो ऐसे लोगों की समर्थन करती आ रही है। अगर बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की पुलिस चाहती तो ऐसे हत्या कभी भी नहीं हो सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसे अराजक तत्वों को सहयोग दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ थे उस समय मानवाधिकार के संगठन जिन्होंने उस्मान हादी के मौत पर तो टिप्पणी दी, लेकिन दीपू चंद दास की निर्मम हत्या उन्हें नहीं दिखाई देती। ये है आज की गंदी राजनीति, जो मानवाधिकार के नाम पे चिल्लाने वाले हमेशा देश देख करके, जाति देख करके और धर्म देख करके करते रहते हैं। आज बांग्लादेश में इन घटनाओं को देखते हुए, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पे हो रहे हमले, मंदिरों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, मंदिरों पर हो रहे हमले, इन सबको देख करके आज बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। उनको सुरक्षा कौन देगा? ये चीज़ें इस वजह से की जा रही हैं क्योंकि हिंदुस्तान, भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है। हिंदुओं के ऊपर कोई भी घटना होगी तो भारत कड़ी प्रतिक्रिया देगा, ऐसा सबका सोचना है, और ऐसा किया भी जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई सैन्य कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इतने कठोर किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। आज पूरा बांग्लादेश भारत के खिलाफ नहीं है। कुछ अराजक तत्वों के वजह से भारत कोई ऐसे कदम उठाए जिससे पूरे बांग्लादेशियों के साथ भारत के संबंध खराब हो, ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए। आज हम कुछ बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और बांग्लादेश में हिंदुओं से जुड़े कुछ आंकड़ों और तथ्यों के बारे में बात करें। जहां हम 1947 के आंकड़े देखते हैं, उस समय बांग्लादेश में तकरीबन 22% हिंदू अल्पसंख्यक रहा करते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य 2024 और 2025 में देखा जाए तो ये आंकड़ा 7% के आसपास रह गया है। इसका कारण है हिंदू जमीनों पर कब्जा, हिंदू मंदिरों पर कब्जा। आज बांग्लादेश में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों में विदेशी हाथों, विदेशी हस्तक्षेपों से इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, तब से बांग्लादेश में भारत विरोधी आवाजें बुलंद होनी शुरू हो चुकी हैं। कई बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि इनडायरेक्ट रूप से बांग्लादेश में कई ऐसी ताकतें, कई ऐसी एजेंसियां सक्रिय हैं जो उनके साथ मिल करके भारत विरोधी षड्यंत्र रच रहे हैं। पाकिस्तान के आईएसआई
इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये सबसे मजबूती से बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों के हाथ में, चाहे फंडिंग देना हो, चाहे हथियार देना हो, ये सारी चीज़ें आईएसआई के द्वारा की जा। चीन के भी हाथ होने से इनकार किया नहीं जा सकता। विश्व के कई देश आज इसी ताक में बैठे हुए हैं कि भारत कोई ऐसी कार्रवाई करे और हम बांग्लादेश के समर्थन में उतरें। हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश के पक्ष में जाएंगे और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खराब करेंगे। भारत अगर बांग्लादेश पे कोई कड़ा रुख नहीं ले रहा है तो बांग्लादेश को ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत कभी कड़ा रुख नहीं लेगा। जरूरत पड़ने पर भारत कड़े रुख की तरफ जा सकता है और बिना किसी भी देश के बारे में सोचे। भारत इस मामले को कूटनीति और बात के जरिए सही करना चाह रहा है। भारत को क्षेत्रीय अस्थिरता की चिंता है जो कि बांग्लादेश को कतई नहीं है। तीसरा, भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय मंच की सीमाएं हैं वो रोकती हैं। चौथा, अगर भारत इन चीज़ों में लिप्त होता है तो उसके आर्थिक हित जो है वो क्षतिग्रस्त हों। कड़ा रुख भारत सरकार के न लेने का एक सबसे बड़ा वजह ये भी है कि भारत जो है बांग्लादेश के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर शेयर करता है। भारत कभी भी अपने बॉर्डर क्षेत्र पर अस्थिरता नहीं चाहता। बांग्लादेश कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह मानवाधिकार, अल्पसंख्यक सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति। दीपू चंद दास एक नाम नहीं, वह चेतावनी है। भारत को संयम भी चाहिए और स्पष्टता भी, और मीडिया को अपनी जिम्मेदारी। अगर आपको लगता है कि सच्चाई को आईने से देखने की ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।